हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देविका स्टडीज़। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के अनसोल्ड पेपर के 2025 के सेट को लेकर आए हैं। तो आज है इसका पार्ट 5 और जिसने पार्ट 1, 2, 3 और 4 नहीं देखा तो वो हमारे चैनल पर जाकर वीडियो को ज़रूर देखें। और कैसी चल रही है आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को और अच्छी करने के लिए हम आपके लिए डेली वीडियोस लाते हैं। तो इनसे आपकी खूब हेल्प होगी अगर आप इन अनसोल्ड पेपर को अच्छे से तैयार कर लोगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं इसका 5वें का घ के तीनों पार्ट, दोनों पार्ट और अंग। तो ये क्या है? तो इसमें एक तो क्वेश्चन पूछा गया है, व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। यानी आपसे इसमें व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पूछा गया है। या फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा इनके द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आपको इसमें ये न्यूमेरिकल करना था या इस क्वेश्चन को करना था। अब अगला क्वेश्चन है इसमें कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो आज हम इन 3 क्वेश्चन को इस वीडियो में करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का घ है कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में उसकी भुजाओं के प्रतिरोधों में संबंध स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन 2025 की बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का पूछा गया था और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके आपके एग्जाम में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है। तो इसका सिद्धांत होता है कि इसमें क्या होता है कि पी क्यू आर एस 4 क्या होते हैं। तो इसमें ये 4 प्रतिरोध होते हैं जो कि कैसे जुड़े होते हैं। तो ये जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। और इससे फिर क्या बनता है? इससे बनता है एक चतुर्भुज। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं कि इसमें पहले लेंगे P प्रतिरोध, ठीक है, ये फिर लेंगे इसमें Q प्रतिरोध। तो ये कैसे जुड़ा है? तो ये जुड़े हैं श्रेणी क्रम में। अब इधर लेंगे हम R प्रतिरोध और ऐसे ही इधर हम लेंगे S प्रतिरोध। ठीक है, अब जो ये प्रतिरोध है तो ये भी किसी ना किसी ये बिंदु से यहाँ से जुड़े हुए हैं। तो ये A, B, C, D बिंदु से जुड़े हुए हैं। अब A और C भी आपस में जुड़े हैं और जो ये B और D भी आपस में जुड़े हैं। AC किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो जो AC है तो एक तो ये एक सेल के द्वारा जुड़ा हुआ है और दूसरा ये कुंजी के द्वारा जुड़े हुए हैं। ठीक है, AC आपस में जो ये A और C बिंदु हैं ये तो ये आपस में एक सेल और कुंजी K2 के द्वारा जुड़े हुए हैं। अब जो ये 2 बिंदु हैं D और B तो ये आपस में एक तो कुंजी K2 के द्वारा जुड़े हुए हैं और दूसरा ये एक G गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। किसके द्वारा? तो ये एक गैल्वेनोमीटर के द्वारा भी जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या काम होता है? तो इसमें गैल्वेनोमीटर का काम होता है कि इसमें जो भी करंट आ रहा है ये उसको नापता है। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर होता है धारा मापी। ठीक है, तो अब जैसे ये सेल है इसमें से धारा धारा आई जो कि बिंदु A पर आकर एक तो इस हिस्से में चली गई, एक इस हिस्से में चली गई। तो I1 धारा इधर चली गई और I2 धारा इधर चली गई। I2 धारा यहाँ से जाते जाते इस बिंदु C पर रुक गई। ऐसे ही जो ये I1 धारा आई है ये इस बिंदु A से आते आते इस बिंदु C पर रुक जाएगी। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? और हाँ बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित होता है। अगर बच्चों आपको किसी चालक तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है तो उधर आपको व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लगाना पड़ेगा। और इसमें जो ये सेतु होता है ये क्या होता है? सेतु का मतलब होता है ब्रिज। सेतु का मतलब क्या होता है? तो सेतु का मतलब होता है ब्रिज। तो जो ये हमारे PQRS प्रतिरोध है तो जो ये आपस में इन दोनों बिंदुओं को जोड़ रहा है तो ये एक किसका काम कर रहा है? तो ये सेतु का काम कर रहा है, इसीलिए इसके नाम में सेतु भी आता है। अब ये किसके उस पर मतलब अब ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है?
तो ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। तो इसमें एक तो होता है ये पाश, दूसरा पाश होता है ये, ठीक है। तो इसमें हम इस पहले पाश के लिए देखेंगे तो ये एक जो ट्राइंगल बन रहा है तो ये है इसका पहला पाश। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें आपको दिख रही है I1 धारा और गुना P, ठीक है, I1 गुना P, फिर माइनस साथ में क्या दिख रहा है I2 और प्रतिरोध क्या दिख रहा है R, तो I2 गुना R और बराबर किसके है, जीरो के। जीरो के बराबर क्यों है, क्योंकि इधर आता है विद्युत वाहक बल, पर वो इसमें है ही नहीं तो वो इसलिए हो जाएगा जीरो, ठीक है। I1 इंटू P ऐसे ही रहेगा और ये इधर आ जाएगा बराबर के, तो हो जाएगा I2 गुना R। तो ये समीकरण हो गई एक, ठीक है। अब हम लेंगे इस दूसरे के लिए, तो इस दूसरे में क्या है, I1 गुना Q है, I1 गुना Q है माइनस I2 और गुना S है, ठीक है, और बराबर जीरो हो जाएगा। तो अब ये उधर चला जाएगा, I1 गुना Q बराबर I2 गुना S के, हो गया। अब ये होगी समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को 2 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको इससे भाग करेंगे, एक तो है ये समीकरण और दूसरी समीकरण है ये। तो पहली समीकरण है I1 गुना P बटे ये क्या है I1 गुना Q बराबर में I2 गुना R और आ जाएगा I2 गुना S। I2 से I2 कैंसिल, I1 से I1 कैंसिल, तो हो गया ना सिर्फ P बटे Q बराबर R बटे S। इसका मतलब ये है कि जो इसमें ये प्रतिरोध है 4, इनको आपको इस उसमें दिखाना है, तो इससे ये प्रूफ होता है कि ये कैसे हैं, तो ये संतुलन की अवस्था में है, ठीक है। तो बच्चों इसे आप अपनी फेयर कॉपी में ऐसे लिख के आओगे, ये ड्रॉ तो आपको आ गया होगा समझ में। आप इसमें लिखोगे कि इसमें 4 प्रतिरोधों P, Q, R व S को श्रेणी क्रम में जोड़कर एक चतुर्भुज बनाते हैं। फिर बिंदु A व C के बीच एक सेल E को और एक कुंजी K1 के साथ जोड़ देते हैं और बिंदु D व B के बीच एक धारामापी G को कुंजी K2 के साथ जोड़ देते हैं, ऐसे करके, ठीक है। और फिर आपको इसमें क्या प्रूफ करना है, आपको इसमें इसे प्रूफ करना है। तो आप इसमें लिखोगे कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर यदि धारा मापी में कोई भी विक्षेप उत्पन्न ना हो, मतलब उसमें कोई भी हलचल ना हो, वो ऐसी ही हो, तो इसे संतुलन की अवस्था कहते हैं। तो इसमें संतुलन की अवस्था होती है P बटे Q बराबर R बटे S के। तो इसमें आपको इसे ही प्रूफ करना है। तो जैसे आपको समझाया था ऐसे ही करना है कि आपको इधर लिखना है बंद पाश ABDA के लिए, और ऐसे फिर इससे समीकरण 1 मान लो, ऐसे ही फिर आप लिखोगे बंद पाश BCDB के लिए, ठीक है। तो ये हो गई समीकरण 2। फिर इन्हें आपस में भाग देने पर तो इसमें I1 से I1 कट जाएगा, I2 से I2 कट जाएगा, तो हमारा आ जाएगा P बटे Q बराबर R बटे S के। तो बच्चों यही संतुलन की अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5 पे का घ दिया गया था कि व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और उसके नीचे अथवा करके फिर ये न्यूमेरिकल दिया गया था कि इन दोनों में से कोई सा एक क्वेश्चन करना है आपको। तो ये न्यूमेरिकल 2020, 22 और 25 में पूछा गया है और ये न्यूमेरिकल 3 नंबर का पूछा गया है और इसके 2026 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। तो आइए अब इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि एक ही धातु के 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात 3:2:1 तथा द्रव्यमानों का अनुपात 1:2:3 है। उन तारों के प्रतिरोधों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने 3 तार लिए हैं, एक की लंबाई है L1 और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1, और दूसरे की लंबाई है L2, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A2, और ये तीसरे की लंबाई है L3, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A3। ऐसे ही इसका जो द्रव्यमान है तो वो है M1, इसका M2 और इसका M3। ऐसे ही इसका जो प्रतिरोध है तो वो है R1, इसका R2 और इसका R3। अब हमें देखना है क्वेश्चन में कि हमें क्या क्या दिया गया है। तो इसमें दिया गया है 3 तारों की लंबाइयों का अनुपात, यानी हमें L1, L2 और L3 का रेशो दिया गया है 3:2:1, और दूसरा इसमें हमें दिया गया है इसके द्रव्यमानों का अनुपात, यानी M1, M2 और M3 का रेशो दिया गया है 1:2:3। तो जब भी क्वेश्चन में तारों का प्रतिरोध पूछे तो उसके लिए सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L बटे A। क्या सूत्र होता है? तो उसके लिए सूत्र होता है R बराबर रो इंटू L बटे A के। अब इस सूत्र में आपको m तो कहीं नहीं दिया गया, तो अब हम इसका नया सूत्र बनाएंगे जिसमें इसका द्रव्यमान भी होना चाहिए। तो इसका सूत्र कैसे बनाएंगे? तो आपको पता है एक सूत्र की घनत्व बराबर होता है
द्रव्यमान बटे आयतन के। किसके घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन के। तो D बराबर m बटे v के हो गया। अब भी ए आया ही नहीं है इसमें, तो कैसे करेंगे। अब आयतन हमें पता है, आयतन का सूत्र, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुना लंबाई के। ठीक है, तो v बराबर किसके हो गया, क्षेत्रफल गुना लंबाई के। तो इस v की जगह इसका मान रख देंगे तो हो जाएगा d बराबर m अपॉन a इंटू एल। पर यहाँ हमें a का मान चाहिए, तो इस a को d की जगह और इस d को a की जगह रख देंगे तो हो जाएगा a बराबर m अपॉन डी एल। अब इस a के मान को इस सूत्र में रख देंगे, r बराबर रो l बटे a है, m बटे डी एल। तो जब भी ऐसे हो, ये 1 2 3 दिए हों तो ये ऊपर जाता है सबसे। ठीक है, तो सूत्र क्या होगा, r बराबर रो इंटू एल, कितने हो गए 2, तो एल स्क्वायर इंटू डी और अपॉन है m। इसमें ये रो जो है तो ये है विशिष्ट प्रतिरोधकता जो कि नियत होती है, तो इसे हटा दोगे या फिर इसे लिखोगे ही नहीं। ठीक है, अब इसमें हमें L का मान पता है, M का मान पता है, लेकिन इसका नहीं पता तो इसे भी हटा दो। तो अब आपका सूत्र होगा R बराबर L स्क्वायर अपॉन M। समझे क्या होगा, R बराबर L स्क्वायर अपॉन M। अब इसी सूत्र से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। R क्या है, सिर्फ R नहीं दे रखा, अनुपात में है, तो R1 रेशो R2 रेशो R3। ऐसे ही L भी अनुपात में है, तो L1 का स्क्वायर अपॉन M1 अनुपात L2 का स्क्वायर अपॉन M2 अनुपात L3 का स्क्वायर अपॉन M3 हो गया। ठीक है, अब इसमें हमें L1 L2 और L3 का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 3 2 1। तो ये हो गया हमारा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, और इसके अपॉन में क्या है M1 M2 M3 का मान है इसमें हमारा 1 2 3। तो ये आ जाएगा हमारा 1 2 3। तो ये जब 2 का स्क्वायर है इसका मतलब इसे ऐसे लिखेंगे, और नीचे क्या है 2 है, तो 1 2 से 1 2 इसमें कट जाएगा। ठीक है, तो इससे इसको काट देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर होता है 9 रेशो, फिर यहाँ 1 2 है रेशो 1/3 हो गया। अगर अनुपात में नीचे कुछ होता है तो उसकी ऊपर इनमें गुना कर देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है। तो आ जाएगा यहाँ क्या, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 और अनुपात 1 ऐसे ही रह जाएगा। तो ये है इसका आंसर। तो हमारा R1 रेशो R2 रेशो R3 आया है 27 अनुपात 6 अनुपात 1। अब आप ये सोचोगे कि ये कहाँ गया 3, तो इसकी तो इसमें और इसमें गुना कर दी है, तो फिर जब ये हट जाता है अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 5वें का अंग है कि परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी 3 नंबर का पूछा गया था। तो इसमें आपको 2 पतले लेंस लेने हैं। एक तो हो गया ये लेंस, और ये कहाँ रखे हैं संपर्क में, मतलब एक दूसरे से सटे हुए रखे हैं। ठीक है, और इनकी जो मुख्य अक्ष है वो एक ही है, एक इनकी मुख्य अक्ष को खींच लेते हैं, तो ये इनके केंद्र। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वस्तु ओ रखी है यहाँ। तो सबसे पहला काम कर रहे हैं कि एक तो है ये L1 लेंस और ये है L2 लेंस, इनकी फोकस दूरी है F1 और F2। अब इसमें हम सबसे पहला काम करते हैं कि जो ये L2 लेंस होता है इसको समझ लेते हैं कि ये है ही नहीं, L2 लेंस को समझ लेते हैं कि ये है ही नहीं, और जो ये L1 लेंस है इसकी वस्तु रखी है यहाँ। तो जब इससे प्रकाश की किरण यहाँ पर आएगी इस लेंस पर, ठीक है, तो ये तो समझ रही है कि ये लेंस है ही नहीं, तो ये किरण ऐसे यहाँ से जाकर इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आई डैश प्रतिबिंब। तो ये किसके लिए है, तो ये इस L1 लेंस के लिए है आई डैश प्रतिबिंब। तो इस लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, तो इस लेंस से वस्तु की दूरी है u, और L1 लेंस के लिए इसके जो प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, तो वो है पूरी दूरी इसकी v डैश। क्या है दूरी, v डैश। तो ये इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है कितनी है, v डैश है। ठीक है, अब हम इस दूसरे लेंस की करते हैं बात। अब ये अनुपस्थित नहीं है, अब ये हमें दिख रहा है दूसरा लेंस। तो जो इसकी वस्तु है, तो ये आई डैश जो इसका प्रतिबिंब बना था, तो वो इस L2 लेंस की वस्तु है। क्या है, क्योंकि ये सीधे हाथ पर है, तो जहाँ पे उल्टे वाले का प्रतिबिंब है तो वो ही L2 लेंस की क्या है, वस्तु है।
तो ये वस्तु इस लेंस पर ऐसे आ गई, इसकी किरण, और ऐसे टकराकर ये दोबारा इधर चली जाएगी, मतलब इस ही जगह आएगी वापस। जबकि इस वाले लेंस के साथ क्या हुआ था कि इधर से आई और इधर गई, और इसमें क्या हुआ कि इधर से आई और इधर ही वापस आ गई। तो इसका प्रतिबिंब आई पर बनता है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब आई पर बनेगा। ठीक है। अब इस वस्तु की और इस लेंस की जो दूरी है तो वो कितनी है? तो वो दूरी है v डैश। अब आप ये बोलोगे कि ये मैडम ये दूरी तो v डैश तो हमने 2 बार ले लिया। तो बच्चों ये जो दोनों लेंस हैं तो ये इतने पतले लेंस हैं कि जो इनकी आपस में दूरी है तो वो बिल्कुल ये समझ लेते हैं कि है ही नहीं दूरी, क्योंकि ये इतने पतले लेंस हैं। तो पतले लेंस की वजह से इनकी दूरी को क्या समझ लेते हैं? नगण्य, की है ही नहीं। ठीक है। तो इसीलिए जब इधर से इसकी दूरी आई है v डैश, तो फिर यही समझ लो कि ये दूरी इधर से ही आई है, पर हम दिखाएंगे यहाँ से। तो ये दोनों दूरी कितनी है? तो ये दोनों दूरी v डैश ही है। अब इस प्रतिबिंब से इस लेंस की मतलब L2 लेंस की कितनी दूरी है? मतलब इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो इसका प्रतिबिंब बना है v दूरी पर। ठीक है। तो ये है इसका चित्र। आया समझ में कि इसमें 2 पतले लेंस लिए, फिर उनकी एक ही मुख्य अक्ष खींच दी। तो सबसे पहला काम करना है कि इस दूसरे लेंस को समझ लेना है कि ये है ही नहीं। तो इधर कोई वस्तु रखी है O, जिससे किरण आकर L1 लेंस पर टकराकर इस I डैश पर अपना प्रतिबिंब बनाती है। अब L2 लेंस है तो फिर ये इसकी जो वस्तु है वो इधर ही है, तो इससे प्रतिबिंब आकर इधर ही आ जाता है, तो ये बन जाता है I। और इससे इसकी दूरी है u, और इससे मतलब इस लेंस से इस प्रतिबिंब की दूरी है v डैश। ऐसे ही इस लेंस से प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? v डैश है। तो क्यों है? क्योंकि ये दोनों लेंस इतने पतले होते हैं कि जो इनकी दूरी है उसको बिल्कुल नगण्य मान लेते हैं कि है ही नहीं। तो जब इधर से इधर की दूरी v डैश है तो ये दूरी भी v डैश ही होगी, और L2 लेंस से प्रतिबिंब की दूरी है v। तो ये है इसका चित्र। अब हम इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेते हैं। इसमें आपको ये है चित्र, आपको आ ही गया होगा ये समझ में। तो इसके बारे में आपको लिखना है, माना 2 पतले लेंस L1 व L2 को संपर्क में रखकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है और इन दोनों लेंसों की मुख्य अक्ष एक ही है। माना इनकी फोकस दूरियां F1 व F2 है। इतना तो कर दिया। अब सबसे पहला काम करना है और इधर लिखना है कि यदि लेंस L2 अनुपस्थित हो, मतलब कि L2 लेंस हो ही नहीं, तो वस्तु O का प्रतिबिंब I डैश पर होगा, बनेगा। ठीक है। तो अब सबसे पहला काम करना है, इसमें डेरिवेशन में आपको लिखना है लेंस के सूत्र से। तो इसमें क्या होता है लेंस का सूत्र? तो वो होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। लेंस का सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f के। तो सबसे पहले हम किससे निकालेंगे? L1 लेंस के लिए, पहले लेंस के लिए। तो इसके लिए जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की इससे दूरी कितनी है? तो इन दोनों की दूरी तो एक ही है, v डैश और है माइनस, और जो इसकी वस्तु से दूरी है तो वो है हमारी u। तो 1/v डैश माइनस 1/u बराबर 1/f के। तो इसे मान लेंगे समीकरण 1। अब हम करेंगे L2 लेंस के लिए। तो आप इसमें लिखोगे, अब I डैश लेंस L2 के लिए वस्तु का कार्य करता है, मतलब जो ये I डैश है तो ये L2 के लिए किसका कार्य करता है? तो ये इसके लिए वस्तु का कार्य करता है, और जो इसका प्रतिबिंब I पर बनता है, और इसका जो ये बन रहा है प्रतिबिंब, तो ये किस पर बनता है? I पर बनता है। तो अब इसमें भी आपको किसका सूत्र लगाना है? तो इसके लिए भी आपको लेंस के सूत्र से करना है, जो कि होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। तो अगर लेंस के सूत्र से, तो इसका और इसका v एक ही है ना, तो क्या आ जाएगा? नहीं, इसकी जो प्रतिबिंब से दूरी है वो कितनी है L2 के लिए? तो ये है v, तो आएगी v। और इसकी L2 के लिए वस्तु से दूरी कितनी है? L2 ये रहा, वस्तु ये रहा, तो इनकी दूरी है v डैश, तो आ जाएगी 1/v डैश बराबर 1/f के। तो ये हो गई समीकरण 2। अब क्या काम करेंगे? अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, तो जब इन्हें जोड़ेंगे तो इनके उल्टे हाथ वाले ले लेंगे जो कि बराबर से इधर है। तो एक है 1/v डैश माइनस 1/u, 1/v डैश माइनस 1/u, और इधर वाले में क्या है? प्लस 1/v माइनस 1/v डैश बराबर के इधर है 1/f, और इधर भी हाँ, और इसकी जो
फोकस थी वो F1 थी और इसकी F2 थी फोकस दूरी, ठीक है। तो ये हो जाएंगी, इन्हें जब जोड़ेंगे 1/F1 प्लस 1/F2। अब देखो 1/V' हीरा 1/V' हीरा, तो ये तो है प्लस का, ये है माइनस का, तो ये आपस में कट जाएंगे। तो आ जाएगा हमारा 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F1 प्लस 1/F2 के। तो आपको पता है लेंस का सूत्र क्या था, अभी आपको इसमें समझाया था कि इसका लेंस का सूत्र होता है 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F के। तो इस 1/V माइनस 1/U की जगह आप क्या रख दोगे, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये है इन दो पतले लेंसों के लिए फोकस दूरी का सूत्र, ठीक है। अब अगर आपको दे दे कि ये तो हो गया है प्रूफ, ठीक है, 1/F बराबर 1/F1 प्लस 1/F2, और अगर आप यहाँ लिखना चाहो दिखाने के लिए एग्जामिनर को, तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/V माइनस 1/U की जगह क्योंकि हमने क्या रखा है, 1/F रखा है, ठीक है। तो ऐसे दिखा देना। तो ये तो हो गया प्रूफ। और अगर आपसे पूछ ले कि यदि एक लेंस तो उत्तल है और दूसरा लेंस अवतल है तो उसके लिए अगर आप सूत्र स्थापित करोगे तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा, इनके बीच में आ जाएगा इसमें माइनस, तो होगा 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। अगर ऐसा पूछा जाता है तो कि अगर एक लेंस उत्तल है और अगर दूसरा लेंस अवतल है तो उसके लिए अगर सूत्र स्थापित करना है तो होगा 1/F बराबर 1/F1 माइनस 1/F2। पर अगर इस वाली डेरिवेशन की बात करें तो ये है। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।